नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। गुरुवार को पहले चरण के लिए 37 जिलों में मतदान होगा। कल मतदान केंद्रों पर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां और इसको लेकर आज शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज आखिरी दिन प्रचार का और ऐसे में तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार के लिए। गुरुवार को पहले चरण के लिए 37 जिलों में मतदान होगा और इसी के साथ कल मतदान केंद्रों पर रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तैयारियां पहले से ही करके रखी गई हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर जहां पहले चरण के मतदान 4 मई को होंगे और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, तो इसी के साथ जो पार्टियां हैं वो भी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं आज, क्योंकि आखिरी दिन तो तमाम दिग्गजों के दौरे हैं। कल मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट। 4 मई को मतदान होगा पहले चरण का, जहां 37 जिलों में मतदान होगा और इसको लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो, इसकी कोशिशों में और इसकी तैयारियों में प्रशासन भी जुटा हुआ है। तो पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसके लिए दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे आज सामने आ रहे हैं। तूफानी दौरे हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि प्रचार किया जा सके। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में अपने दिग्गजों की फौज उतारी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी मैदान में हैं। प्रयागराज से अब खबर। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी ने की जनसभा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता और तीनों सांसद भी रहे मौजूद। प्रयागराज की धरती अत्याचार नहीं स्वीकारती, सीएम योगी आदित्यनाथ के ये शब्द। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। प्रकृति सबका हिसाब बराबर करती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबको फ्री वैक्सीन मिली है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए हैं। पहले यूपी में दंगा होता था, अब सब चंगा है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं है, टैबलेट है। आज अपने बदलते भारत को देखा है। तो किस तरीके से विकास हो रहा है, इसको लेकर तमाम बातों का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले। क्या बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को भा रही है? क्या विरोधी पार्टियों के कद्दावर चेहरों को ये लगने लगा कि इस वक्त बीजेपी के सामने कोई दूसरी पार्टी कहीं भी नहीं ठहरती? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी में इन दिनों लगातार विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी को निकाय चुनाव के पहले ही मॉरल बूस्टअप मिला है। देखिए रिपोर्ट।
यूपी में एक तरफ माफियाओं बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई अब उपलब्धि बनती जा रही है, वहीं विपक्ष इस उपलब्धि की काट नहीं ढूंढ पा रहा है। दूसरी ओर विरोधियों के कद्दावर बागी अब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। विपक्षी आ रहे बारी बारी। कांग्रेस के 12 पार्षद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और एक पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीएसपी के कद्दावर नेता के सचान ने बीजेपी की सदस्यता ली। 7 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फर्रुखाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव का भी बीजेपी में स्वागत। फर्रुखाबाद लोकसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी सचिन सिंह यादव ने भी बीजेपी के दामन को थामा। बीजेपी में सबका स्वागत है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रखते हैं, भारत माता को और मजबूत करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है और कोई नीति एजेंडा उनके पास नहीं है। विरोधी पार्टियों के ऐसे तमाम नेता हैं जो इस नगर निकाय चुनाव में एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में उनका स्वागत हो रहा है। अब विपक्ष की ओर से इस पर अपना तर्क है। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में अगर आप देखें, एक बड़ी होड़ सी लगी हुई है कि किस तरीके से लोगों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाए, चाहे वो कैसा भी हो। केवल उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। जितने भी आप पूरे देश में इतने बड़े बड़े नेताओं को ईडी, सीबीआई, विजिलेंस का मिसयूज करके, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके ये भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करते हैं। और चाहे वो भ्रष्टाचारी क्यों न हो, अगर आप देखें कोलकाता के अंदर मुकुल राय हों, शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हों, असम के पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री, ये पहले भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं ये लोग दूध के धुले हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक माहौल बना के सत्ता में आती रही है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, अब इनका स्तर निकाय चुनाव में भी माहौल बना के जो सबसे छोटी पंचायत है वहां पर सत्ता हथियाने का है। मगर अब जनता समझ चुकी है, जनता इनकी बातों में नहीं आ रही, जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही। तो ये विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ कर जो है अपने यहाँ ज्वाइन करा के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब जनता इनके ना बहकावे में आने वाली है। तो क्या माना जाए, यूपी में बीजेपी एक ऐसी सवारी बन चुकी है जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बैठना भा रहा है। क्या उन्हें ये एहसास हो चुका है कि बीजेपी में जाने से उनकी राजनीति को एक मजबूत ट्रैक मिल सकता है जिस पर उनकी राजनीति की रफ्तार में कोई रुकावट नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रयागराज से अब खबर उमेश पाल हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बमबाज गुड्डू मुस्लिम हत्याकांड के बाद गोवा भी गया था। सूत्रों के हवाले से अपडेट, 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम, हत्याकांड के बाद से ही फरार है। मेरठ से गोवा पहुंचा था 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम। लखनऊ के एक बिल्डर ने गुड्डू मुस्लिम की गोवा में मदद की है। लखनऊ के एक हिस्ट्री शीटर बिल्डर की लोकेशन भी गोवा में मिली थी। हत्याकांड से पहले लगातार गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था बिल्डर। दोनों के बीच मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई। सीडीआर में पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन गोवा में भी ट्रेस हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि लखनऊ के एक बिल्डर ने मदद की है, जिसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इस संबंध में भी अब जांच जारी है। तो सीडीआर में पुलिस को इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार है। समय समय पर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज होती रही है। 5 लाख का इनामी हो चुका है अब गुड्डू मुस्लिम और लगातार इनाम की राशि भी बढ़ाई जा रही है। और इस बीच गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन गोवा में मिली है। तो हत्याकांड से पहले लगातार गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था बिल्डर। दोनों के बीच मोबाइल पर कई बार बातचीत भी हुई है। सीडीआर में पुलिस को इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के एक हिस्ट्री शीटर बिल्डर की लोकेशन भी गोवा में मिली थी और गुड्डू मुस्लिम की भी लोकेशन गोवा में मिली थी, जिसको लेकर अब बड़े सवाल। हत्याकांड से पहले लगातार गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में ये बिल्डर था। दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई है फोन पर। सीडीआर में पुलिस को इसके सबूत भी हाथ लगे हैं।
अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गुड्डू मुस्लिम जो कि अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है, समय समय पर उसकी तलाश तेज हो रही है, लेकिन इस बीच गोवा में उसकी लोकेशन मिलना, लेकिन इसके तार लखनऊ के एक बिल्डर से जुड़ रहे हैं। किस तरीके से जानकारी मिल रही है? कहीं न कहीं इसीलिए गुड्डू मुस्लिम को गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बम्बाज भी कहा जाता है। जिस दिन उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद गुड्डू मुस्लिम असद के साथ फरार हुआ था और कानपुर के रास्ते से होते हुए मेरठ गया था, जहां पर अतीक के जो करीबी थे उनके घर में उसने शरण ली थी, जहां पर उन लोगों ने इसकी पैसे से मदद की। उसके बाद इसकी लोकेशन जो है कई बार कर्नाटक और राजस्थान में भी पाई गई। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें, जो सूत्र बता रहे हैं कि गोवा में इसकी लोकेशन ट्रेस की गई है, जहां पर लखनऊ का एक हिस्ट्री सीटर बिल्डर है जो उसकी भी लोकेशन गोवा में ट्रेस की गई है। और सूत्र बताते हैं कि दोनों गुड्डू मुस्लिम और लखनऊ का जो बिल्डर है उसके मोबाइल फ़ोन का जो CDR है वो निकाला गया है। ऐसे में दोनों के बीच में कई बार बातचीत होने की पूरी संभावनाएं जताई गई हैं। अब देखना होगा कि जो 5 लाख का इनामिया प्राप्त करती है कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम पुलिस और एसटीएफ को चुनौती दे रहा है और लगातार पिछले 60 दिनों का समय गुजर गया और फरार चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि 5 लाख का इनामिया गुड्डू मुस्लिम और गुड्डू बम्बाज को कब तक प्रयागराज पुलिस हो, एसटीएफ को गिरफ्तार करने में सफलता उसको मिलेगी। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम अगर गिरफ्तार होता है तो कहीं ना कहीं अतीक के गैंग से जुड़े हुए तमाम नाम और बेनकाब हो सकते हैं। उसके अलावा ISI के लिए जो काम अतीक अहमद करते थे, उसका जो है पूरा सिंडिकेट गुड्डू मुस्लिम संभालता था, ऐसा अतीक ने विवेचना के दौरान पूछताछ में बताया था। उसके अलावा लश्कर तैयबा के लिए जो हैंडलर का काम देखने वाला काम था वो भी गुड्डू मुस्लिम देखता था। कश्मीर के दहशतगर्दों से संपर्क हो, उसकी भी जानकारी गुड्डू मुस्लिम के पास है। हालांकि अतीक के पास जो डायरी बरामद हुई थी, उस डायरी में भी तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, तमाम लोगों के नाम फॉरवर्ड में लिखे गए हैं। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम एक होती तो जाहिर सी बात है अतीक और अशरफ के जो काले साम्राज्य का ब्यौरा है वो खुल सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर हम पंजाब दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, जहां पर अतीक के गैंग के लोग सक्रिय रहते हैं, या अंडरवर्ल्ड की बात कर लें, अंडरवर्ल्ड से भी तार जुड़ने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम तमाम उन कड़ियों को जोड़ सकता है जो अभी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से दूर नजर आती हैं। तो देखना होगा कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है। उसके बाद यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस कब तक। नीलेश, देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम तो बड़ा चेहरा है ही जिसकी तलाश जारी है, लेकिन ऐसे जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, उनको किस तरीके से रडार में लेने की तैयारी हो रही है? क्योंकि देखिए, CDR से बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब पुलिस के हाथ सबूत लग चुके हैं तो क्या उस बिल्डर को भी रडार में लेने की तैयारी हो रही है? देखिए, पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है और पुलिस कभी भी जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी कि जिससे अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं वो सतर्क हो जाए और जो गुड्डू मुस्लिम की मदद करने वाले बिल्डर्स हैं वो सतर्क होकर उत्तर प्रदेश या देश छोड़कर फरार हो जाए। तो ऐसे में पुलिस हर उस कदम को सोच समझ कर रख रही है जिससे कि अतीक के गैंग का पर्दाफाश किया जा सके, खासतौर पर उन लोगों को बेनकाब किया जा सके जो ISI के लिए उत्तर प्रदेश में रहकर काम कर रहे थे, अतीक के लिए उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर हथियारों को सप्लाई कर रहे थे, खासतौर पर उन हथियारों की सप्लाई जो हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो ऐसे में उन लोगों को पकड़ना बेहद जरूरी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी सवाल है कि गिरसाण और दिगाना में पिस्टलें जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंच रही थी, क्या नेपाल के रास्ते से वो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर सप्लाई हो रही थी, या फिर पंजाब के बॉर्डर से उन पिस्टलों को लाया जा रहा था जो कि पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर पर गिराया जाता था, जहां पर लोकल लड़कों का सहारा लेकर उन पिस्टलों को पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। तो देश की सुरक्षा का भी मामला है। तो ऐसे में पुलिस और अन्य बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब खुलासे होते हैं इस इनपुट के आधार पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर, निकाय चुनाव में जमकर उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां। बीजेपी मेयर प्रत्याशी के जुलूस में पिस्टल लगाकर प्रचार किया जा रहा है। जुलूस का नेतृत्व कर रहा पिस्टल लगाकर युवक। तो निकाय चुनाव में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि सभी के निजी असलहे जमा कराए गए हैं। मेरठ के वार्ड 42 में चुनाव प्रचार का ये वीडियो है। तो इस वीडियो से बड़े खुलासे, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता ये वीडियो।
तो निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां इस तरीके से पिस्टल लगाकर नेतृत्व कर रहा है ये मेरठ के वार्ड 42 में चुनाव प्रचार का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मेरठ से अगली खबर, आचार संहिता की मेयर प्रत्याशी जमकर उड़ा रहे धज्जियां। बसपा के मेयर प्रत्याशी हसमत मलिक के कार्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटने का वीडियो सामने आया है। तो आचार संहिता की मेयर प्रत्याशी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीडियो में हसमत मलिक के कार्यकर्ता वोटरों को बांट रहे हैं पैसा। महापौर प्रत्याशी हसमत मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शमशाद और मुस्तकीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। तो पैसे बांटने का ये वीडियो, और इस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका ये वीडियो सामने आने के बाद किस तरीके से अब संज्ञान लिया जाता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो जमकर मेयर प्रत्याशी धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार संहिता की। बसपा के मेयर प्रत्याशी हसमत मलिक के कार्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ये पता लगा कि जाकिर कॉलोनी क्षेत्र के ये वीडियो है, जिसमें बसपा के जो मेयर पद के प्रत्याशी दिख रहे हैं हसमत मलिक, ये अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ पैसा बांटते हुए दिख रहे हैं। कुछ व्यक्ति उसमें पैसा लेते हुए दिख रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर लोगों को तस्दीक कर रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई आगे जो भी साक्ष्य होगा उस आधार पर की। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। के क्या कुछ जानकारी, क्या सत्यता इस वीडियो की? देखिए किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाता ये पूरा वीडियो है, क्या कुछ मामला सामने आया है? देखिए कई दिनों से शिकायत मिल रही थी डीएम को भी और निर्वाचन अधिकारी डीएम को भी कि इस तरीके से संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। खुले आम पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने कई जगह से वीडियो मंगाई है। वीडियो की पुष्टि अभी प्रशासन ने तो नहीं की है, लेकिन इन वीडियो को लेकर एक बड़ा समाचार हमारे पास आया है कि आचार संहिता में की धज्जियां उड़ाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को दूसरे तरीके से बरगलाया जा रहा है, उसी को लेकर प्रशासन बहुत सख्त है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा लगातार हर प्रत्याशी के खर्चे की जो सीमा है उसको भी देख रहा है। डेली स्थानों पर जाकर मैचिंग करी और मैचिंग करते वक्त उसके साथ कौन कौन से सेक्टर मजिस्ट्रेट उस सब चीजों की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वहीं इतनी वीडियोग्राफी होने के बावजूद भी कभी कभी प्रत्याशी अपने आउट ऑफ द वे चले जाते हैं और जिस तरीके से इस तरीके की वीडियो सामने आती है, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक चुनावी सभा में, सार्वजनिक सभा में धूम्रपान करते हुए छल्ले उड़ाते हुए भी एक वीडियो वायरल हुई थी। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, न्यूज वन इंडिया स्मोकिंग को लेकर अभियान चलाता रहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जब सार्वजनिक सभा हो रही है उसमें धुएं के छल्ले उड़ा रहे, वो भी एक बात प्रशासन के सामने आई थी। प्रशासन बड़ा सख्त है और कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इसलिए डीएम दीपक मीणा ने इस मामले का संज्ञान किया है और इस वीडियो की सच्चाई जांचने के लिए अपनी कमेटी लगा दी और बहुत ही जल्द आधिकारिक तौर पर वो बाइट देंगे। वैसे हमें जो पता चला है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, फिलहाल राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से माहौल बन गया है अब इस वीडियो के सामने आने के बाद? के जी, राजनीतिक जो माहौल बना है उसकी जो गूंज देखी जाएगी वो सरगना तक देखी जाएगी। सरगना में भी जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इधर मेरठ में जितने भी इंटीरियर के इलाके हैं जहाँ पर आपको वीडियोग्राफी नहीं हो सकती और ये जो जितने उम्मीदवार हैं ये अपनी रिपोर्टिंग नहीं करते, उनके ऊपर भी प्रशासन नजर है। वहीं अपोजिशन इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है, बड़ा खूब कर रख रहा है, क्योंकि जो भी बोलेगा वो उसके खिलाफ जाएगा। इसलिए पहले वो सबूत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आंशिक तौर पर अपना विरोध भी दर्ज करा रहा है कि केवल उन्हीं के ऊपर क्यों नजर रखी जा रही है, सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर क्यों नहीं नजर रखी जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी के जो उम्मीदवार है वो सड़क रोक कर चुनाव अभियान चलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर नहीं चलते, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा मामला है जब खुलेआम नोट बांटे जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को बताया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है।
तो इस मामले को लेकर प्रशासन पूरा सख्त है भाई। जो सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार है उन्हें भी समय समय पर बिल्कुल, देखिए नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से संजीदगी के साथ निर्णय लेता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया के आपका। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अब बड़ी खबर, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने समिति बनाने का ऐलान किया है। ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, आपको बता दें एनसीपी अध्यक्ष ने पद छोड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ शरद पवार ने समिति बनाने का भी ऐलान किया है। तो राजनीति के दिग्गज शरद पवार माने जाते हैं और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान शरद पवार ने कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने समिति बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे क्या कुछ बड़े बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में होते हैं, इस ऐलान के बाद ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से बड़ा ऐलान शरद पवार का, क्या कुछ बदलाव होने की संभावना महाराष्ट्र की सियासत में इसी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो आज ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड शरद पवार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ रखा नहीं था जिसमें वो अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो एक बुक के लॉन्च के लिए गए थे जहां पर उस कार्यक्रम में उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और ये अनाउंस किया है कि वो जो है पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे हैं और जो एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष पद उनके पास है उसको वो छोड़ रहे हैं और एक कमेटी का गठन करेंगे जो इसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया वहां पर जितने कार्यकर्ता थे वो सारे भावुक हो गए और कुछ आक्रामक हो गए। वो नहीं चाहते हैं कि शरद पवार जो है वो एनसीपी को छोड़े, वो पद को छोड़े। इसी को देखते हुए वहां माहौल बिगड़ गया, जिसको लेकर फिर से अजित पवार ने माइक को संभाला और ये ऐलान किया कि हमने कमेटी गठित की है। कमेटी जो भी निर्णय लेगी, अगर कमेटी ये चाहती है कि एनसीपी पद जो है वो शरद पवार ना छोड़े तो वो नहीं छोड़ेंगे और अगर वो चाहती है कि हाँ सिस्टमैटिकली आगे भी चल सकता है तो वो छोड़ देंगे। फिर अभी जो है वो अभी थोड़ी सी स्थिति जो है हम कहेंगे महाराष्ट्र में फिर से गड़बड़ी को है। अगर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जो है लगातार कम से कम 1 महीने से ये कह रही है कि महाराष्ट्र में सियासत बदलने वाला है और अजीत पवार जो है वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन अजीत पवार जब भी मीडिया के सामने आए उन्होंने यही कहा कि मैं एनसीपी को नहीं छोड़ूंगा और जो बात की बात है वो हम देख लेंगे। तो अब जो है वो वापस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गर्मा गई है क्योंकि कल ही जो है भाजपा के एक विधायक और एक नेता ने ये कहा था कि बस 4 दिन के लिए रुक जाओ, देखो अजीत पवार क्या करेंगे और कहेंगे। और उसके तुरंत 1 दिन बाद एनसीपी की तरफ से इतना बड़ा जो है वो शरद पवार जी पद छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी पहले से ही जो है वो प्लान हो सकता है क्योंकि बीजेपी लगातार 1 महीने से ये कहती आ रही है कि एनसीपी कुछ ना कुछ करने वाली है, एनसीपी की तरफ से अजित पवार कुछ ना कुछ करने वाले हैं और ये भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि अजित पवार जो है वो नए सीएम या डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के बन सकते हैं। तो अभी अगर हम देखोगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी, एनसीपी, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये सारी लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है क्योंकि अगर एनसीपी महाविकास आघाड़ी से हटकर बीजेपी से हाथ मिला लेती है, अगर अजीत पवार शरद पवार का पद संभालने दे देते हैं तो फिर से सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, सबसे बड़ा झटका तो एकनाथ शिंदे को लगेगा क्योंकि उन्हें सत्ता से बाहर आना पड़ेगा और अगर हम देखेंगे तो फायदा कहीं ना कहीं अब भी जो है वो बीजेपी के पास ही है। अब बिल्कुल, देखिए इस ऐलान के बाद किस तरीके से आगे प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। फरियल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है अपने पद को छोड़ने को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। प्रोजेक्ट आता है और कोकण और राज्य का फायदा होता है तो जनरली हम लोग कभी अफसोस नहीं करते, मगर वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नाराजगी है तो वो समझने की आवश्यकता है। इसमें उनके लेजिस्लेटिव डिमांड जो है वो पूरी करनी होगी और इसके लिए डायलॉग की आवश्यकता है। हमारा सुझाव ये है कि आप लोगों के साथ डायलॉग करो, उनकी कोई समस्या हो तो
तो जानने की कोशिश करो, नहीं हो तो इससे रास्ता निकलने के लिए कोशिश करो और ये इशू खत्म करो। क्या आपकी बात उद्योग मंत्री ने मानी? आपने सुझाव दिया था? हमने सुझाव दिया नहीं, हमने बात। तो शरद पवार का ये बड़ा बयान, ये बड़ा ऐलान कि वो अपना पद छोड़ देंगे और इसी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल। फरियल हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। फरियल, क्या कुछ जानकारी देखिए, क्योंकि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं शरद पवार। उन्होंने कहा है काफी मौका उन्हें मिला पार्टी का नेतृत्व करने का और ऐसे में वो एक समिति बनाना भी चाहते हैं। क्या किस ओर वो इशारा करने मांग रहे हैं इसके माध्यम से? देखिए, अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल अगर हम ऐसा सोचेंगे कि शरद पवार अगर पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो यंग है, उन्होंने उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा अनुभवी है, बहुत सालों से वो राजनीति में रहे हैं, तो अभी उनकी वो उम्र भी है कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जब हम उनकी रिटायरमेंट का सोचते हैं तो लाजमी ये बात आ जाती है कि उनका पद कौन संभालेगा, तो वो है अजीत पवार। लेकिन इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं हुई है, इसका ऐलान नहीं हुआ है कि उनका पद जो है वो अजीत पवार संभाल रहे हैं। अभी ये ऐलान हुआ है कि कमेटी बनाई जाएगी और वो फैसले लेगी। तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि अजीत पवार के हाथ में जो है वो क्यों, जो भी जिम्मेदारी है वो अजीत पवार के हाथ में क्यों नहीं दी जा रही है, कमेटी क्यों बनाई जा रही है। तो अब भी प्रश्न चिन्ह जो है वो अजीत पवार के ऊपर उठाए जाते हैं कि आखिरकार क्या अजीत पवार एनसीपी को छोड़ेंगे, क्या अजीत पवार कोई पार्टी बना के जो है भाजपा से हाथ मिलाएंगे, क्या अजीत पवार एनसीपी में रहते हुए ही महाविकास आघाड़ी को छोड़कर भाजपा से हाथ मिलाएंगे। अब ये सारे सवाल जो है वो आने वाला वक्त जो है वही हमें जवाब दे पाएगा, क्योंकि अभी जो राजनीतिक स्थिति है वो पूरी महाराष्ट्र में एक बार फिर जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो गया। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये जो जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में किस तरीके से जवाब आते हैं, क्योंकि ये अभी फिलहाल ताजा मामला है, तो अभी इसके ऊपर बहुत सारी राजनीतिक राजनेता जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लेकिन शरद पवार के बहुत ज्यादा कार्यकर्ता चाहने वाले हैं, तो लाजमी बात ये है कि बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, कुछ लोग आक्रामक हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन लोगों की कार्यकर्ताओं की भावना देखते हुए क्या शरद पवार अपना फैसला जो है वो पीछे लेते हैं। बिल्कुल, देखिए 24 साल से वो लगातार इस पद पर बने हुए हैं। अब ऐसे में आगे किस तरीके से बड़ा बदलाव होता है और इसका किसको फायदा किसको नुकसान होता है ये भी देखना होगा। फरियल, नजर बना के रखिएगा। बड़ी खबर पर बहुत शुक्रिया आपका।